पिछली वीडियो में हमने एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया था एंथैल्पी और इसे हमने H कहा था और ये बराबर था इंटरनल हीट ऑफ द सिस्टम प्लस P टाइम्स V यानी कि प्रेशर टाइम्स द वॉल्यूम। और ये एक आर्बिट्रेरी डेफिनेशन थी, एक स्टेट वेरिएबल था जो हमने आर्बिट्रेरीली डिफाइन किया था। और जाहिर बात है स्टेट वेरिएबल का मतलब ये है कि आप वहां पर कैसे पहुंचे, इसकी किसी भी वैल्यू आपने कैसे हासिल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू पर डिपेंड करता है। और पिछली ही वीडियो में हमने ये अस्यूम किया था कि अगर ये एक वैलिड स्टेट वेरिएबल है तो इस सूरत में प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए और ये कोई अनरीजनेबल या अहमकाना किस्म की अजम्पशन नहीं है, बल्कि क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे एनवायरनमेंट्स ऐसे मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें प्रेशर कांस्टेंट मिलता है, जैसे कि हम किसी बीच पर हों या किसी लैब में हों जहां पर एयर का प्रेशर कांस्टेंट हो और हम सारा रिएक्शंस में करें, तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इस केस में बराबर होता है हीट एडिड टू द सिस्टम यानी कि Q, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। यहां P का मतलब यह है कि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो या हम ये मान रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इसे किसी प्रैक्टिकल अंदाज में या मुफीद अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन मेरे पास सॉलिड है, ग्रेफाइट है ये कार्बन का, और मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं जो कि गैस फॉर्म में, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें, यानी कि ये गैस स्टेट में। याद रखिए मैं जो है सिंगल एटॉमिक हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं डायटोमिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क होता है। तो ये बनाते हैं आपस में रिएक्शन करके मीथेन CH4, जी हां, बड़ी मशहूर कुदरती गैस। तो मीथेन बनाते हैं, और लेकिन सिर्फ मीथेन नहीं बनेगी बल्कि इस रिएक्शन के नतीजे में मेरे पास से जो ये इस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज रिलीज होगी वो होगी हीट, और वो होगी 74 किलो जूल, सॉरी ये के स्मॉल के होता है किलो, तो ये किलो जूल 74 किलो जूल जो है ये इतनी हीट रिलीज होगी यहां से उस सूरत में जबकि मीथेन बनेगी। और ये पर मोल के हिसाब से, यानी कि 1 मोल कार्बन और 1 मोल हाइड्रोजन और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में 74 किलो जूल्स की हीट रिलीज होगी। और क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, मैंने इसको आइसोलेट नहीं किया, लिहाजा ये हीट जो है इधर उधर सिस्टम में रिलीज हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अपने सवाल को बेहतर तौर पर डिफाइन करता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कि ये सारे का सारा रिएक्शन हो रहा है, और मैं ग्रे कलर लेकर, ये ग्रे कलर से मैंने ये सारे के सारे मेरे डस्ट की फॉर्म में या सफूफ की शक्ल में कार्बन पार्टिकल्स हैं, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है जो कि गैस फॉर्म में है। और मैंने फर्ज कर लीजिए इस पूरे कंटेनर को हिलाया जुलाया कुछ भी किया और इसके नतीजे में रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि मेरे पास मीथेन गैस बन गई, जिसको मैं ग्रीन में बना रहा हूं। तो अब मेरे पास इस के बनने के नतीजे में 74 किलो जूल्स, यानी मैंने ये अस्यूम किया था कि मेरे पास 1 मोल है, तो सवाल ये कि इस पूरे सिस्टम में मैंने कितनी हीट ऐड की थी। जाहिर बात है कि हीट ऐड नहीं हुई, रिलीज हुई है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हीट एडेड टू द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे वो -74 किलो जूल्स होगी, क्योंकि एडिड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो रिलीज को हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर हीट रिलीज बाय द सिस्टम जो है वो -74 किलो जूल्स लिखूंगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ये Q जो है ये पॉजिटिव होता है। तो ये डेल्टा H जो है ये मेरे पास ये हो जाएगा इस केस में एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जो चेंज है वो। अब सवाल ये कि दूसरा जो मेरे पास प्रोडक्ट आया उसके रिएक्टेंट्स के मुकाबले में एंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो HF यानी कि H फाइनल माइनस H इनिशियल, जैसे कि हमारा तरीका होता है, इज इक्वल टू -74 किलो जूल्स, क्योंकि इसने सिस्टम में हीट रिलीज की है। तो अब अगर आप देख लें तो ये मेरे पास फाइनल और ये इनिशियल है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल में इसने क्योंकि एनर्जी रिलीज की है, लिहाजा ये कम एनर्जी वाली स्टेट में आ गया, लिहाजा हम ये कहेंगे कि इसकी इनिशियल एंथैल्पी जो थी वो फाइनल एंथैल्पी से ज्यादा थी। अब मैं ये एंथैल्पी इसी को डायग्राम को बनाने जा रहा हूं। फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन होने से पहले ये एंथैल्पी ये इस एक्सिस पे हीट जो थी मेरे पास, इसकी एंथैल्पी इतनी थी, पर्टिकुलर वैल्यू पे थी, और ये थी हीट मेरे पास, सही। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये एक रिएक्शन करवाया, और कुछ एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पे बहरहाल बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इस
इसके स्कोप से वीडियो से बाहर है, और मेरे पास मीथेन बन गई इस रिएक्शन के नतीजे में। ये अपनी फाइनल स्टेट में रिएक्शन होने के बाद आ गया। तो अब सवाल ये है, या यूं कहिए कि बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि आपके पास ये जो एंथैल्पी थी HI से HF, इसमें कमी आ गई। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास एक सोचने का फ्रेमवर्क आ गया जिसकी मदद से मुझे ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो लेस एनर्जी स्टेट में है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है जब इस सिस्टम से। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज करने के बाद हीट की फॉर्म में 74 किलो जूल्स के फॉर्म में, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, और इस सूरत में ये रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, और थर्मिक का मतलब हीट या हरारत। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है मीथेन फॉर्मेशन का जिसमें के हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर मैं मीथेन को ब्रेक करूंगा, हाइड्रोजन और कार्बन बनाऊंगा, तो उस सूरत में मुझे इसको हीट ऐड करनी पड़ेगी, यानी ये एंडोथर्मिक होगा। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, तो ये रिवर्स प्रोसेस जो होगा एंडोथर्मिक होगा, लेकिन ये फॉरवर्ड, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के आपस में मिलकर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। और ये अस्यूम कर रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर पर है, और ये इसमें जाहिर बात है हम वॉल्यूम को भी बहुत ज्यादा तब्दील नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में जो चेंज आएगी वो HF और HI के डिफरेंस के बराबर होगी। जी हाँ, ये भी एक हमारा एक छोटा सा असम्पशन है कि असल में जो जितने भी इंटरनल चेंज इन द एनर्जी, यानी कि डेल्टा U जो होगा, वो उस एनर्जी के बराबर हो जो कि हीट रिलीज हुई है, यानी कि इस केस में 74 किलो जूल्स। क्योंकि हमने प्रेशर के साथ साथ हमने अस्यूम किया कि वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है इस कंटेनर का। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में मैं ये बता सकता हूं, इसको एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं बता सकता हूं कि किसी भी रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और इसी नोशन को या इसी कॉन्सेप्ट को हम या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, और आमतौर पर यह लिखा जाता है डेल्टा HF एट 0 या 0 स्लैश, ये एक सर्किल रख देते हैं, जिसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये सब का सब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, ये मेरे पास एक टर्म नई आ गई, और ये इस केस में मीथेन की फॉर्मेशन एनर्जी जो है या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, यानी कि डेल्टा HFC फॉर मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो ये कितनी होगी? ये होगी -74 किलो जूल्स, और माइनस का साइन मुझे ये बता रहा है कि ये जो मैं कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर जब ये मीथेन बनाऊंगा तो उसके नतीजे में हीट रिलीज होगी, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बार फिर ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको जहन नशीन हो जाए। तो आपने इस सिस्टम से हीट रिलीज की है इस रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में मिलाया, इन दोनों को, और फिर आपने मीथेन बनाई, और इसके नतीजे में आपको जो चीज हासिल हुई उससे हीट रिलीज हुई उसके प्रोसेस के नतीजे में। तो अगर आप इसको अस्यूम करना चाहें, समझना चाहें, तो ये एक मेरे पास एक छोटी सी चोटी है, इसके दोनों तरफ वैली है, ये गढ़ा है, और एक बॉल मैंने अगर ऊपर रख दिया तो ये नीचे आएगी, तो क्या होगा? ये ऊपर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आएगी, और लोअर पोटेंशियल ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये CH4 जो है असल में ये लोअर पोटेंशियल पर है, और यानी कि इसने हीट रिलीज करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया, क्योंकि लोअर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, और यही जो है यहां पर इस पूरे प्रोसेस में हुआ है। तो एंथैल्पी का चेंज जो है वो भी हमें ये भी अंदाजा एक बता सकता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जब कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो कितना स्टेबल हो सकता है। ज्यादा हीट रिलीज होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ टेबल्स पेश करने जा रहा हूं जो मैंने विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट किए हैं, और ये सारे के सारे विकिपीडिया से लिए गए हैं। इन सब में आप अगर देखिए तो आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। ये सारे के सारे हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां लिखी। देखिए मीथेन के लिए आप ये देखिए -74.87 है, यानी कि आप जब इसको मीथेन को
कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाएंगे तो इसके नतीजे में आपको 74.87 किलो जूल्स, ये सारे के सारे इसका जो यूनिट है वो किलो जूल्स है, यानी मेरे पास वही रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगी मीथेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन। और ये जो रिएक्शन है ये इस दोनों के मिलने के नतीजे में, क्योंकि डेल्टा एच आर इस रिएक्शन के लिए जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है -74 किलो जूल्स होगा। ये हमारी सारी की सारी अजम्पशंस हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो एक, और ये बात याद है कि ये एक मोल के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के लिए, ये एक मोल के लिए। और इससे जाहिर हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल होगी और इसका ऑब्जर्वेशन हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी होती है। अब ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन की मैंने मिसाल लेता हूं जो कि 249 इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास ऑक्सीजन जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में, जिसको मैं हाफ O2 इन गैसेस स्टेट लिख सकता हूं, और ये किसी तरह से ट्रांसफॉर्म होके ऑक्सीजन बन जाती है, या यूं कहिए कि मेरे पास ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल है और ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये डेफिनेशन मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन की मुझे ये बताती है कि मुझे ये काम करने के लिए इस सिस्टम में मुझे हीट ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि प्लस के साइन के साथ में यहां अगर मैं तो ये मुझे प्लस 249 किलो जूल्स, तो मैं गलत लिख दी, जूल्स नहीं है किलो जूल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहने को तो ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन है और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन की दो अलग अलग स्टेट्स हैं। एक के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिल्कुल यही मामला हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इन सब की कुछ ना कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, और ये आप इसके प्योर वर्जन के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। जैसे कि अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है या एलिमेंटल या यूं कहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये टेबल आगे की वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसको हम बार बार आपके सामने लेके आएंगे। और एंथैल्पी के या हीट ऑफ फॉर्मेशन के मजीद जो एप्लीकेशंस हैं वो हम आने वाली वीडियोस में आपसे मजीद डिस्कस करेंगे कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया।